हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या है ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म? किसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या डिफरेंस होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? उसके साथ साथ जीओसी है ना, जीओसी में आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म? तो कैसा है ना बच्चों, कोई भी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे ये दो कंपाउंड आप देख रहे हो, आइसोमर। एक तो आपको पता है आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसमें कुछ तो भी डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं बच्चों आइसोमर। जैसे आप इन दोनों को देखो, ये कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है। और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं बच्चों? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है। ये है इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है। ये भी है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये दोनों कंपाउंड हमारे पास है। अब इन दोनों में कंपेयर करिए बच्चों, क्या होगा इन दोनों कंपाउंड में? ये है C2Cl2H2, ये भी है C2Cl2H2। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन मतलब ये कंपाउंड लगभग सेम है। हम इसके पहले देखते थे कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता था, इधर इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ स्पेस में यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे भी एक हाइड्रोजन और Cl है। लेकिन इस कंपाउंड में देखेंगे तो ऊपर दोनों Cl है और नीचे दोनों हाइड्रोजन है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, इनके अंदर के फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनके अंदर के अल्किल ग्रुप सेम है, इनके अंदर का सब सेम है। इसलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते। लेकिन क्या डिफरेंट है? स्पेस में अगर दिखेंगे तो आप बोलेंगे क्या सर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? ये कुछ भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे, तो हाइड्रोजन ही लेते, तो ये स्ट्रक्चरल में कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो फर्क सिर्फ काय में है? स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अभी देखा इधर दोनों Cl ऊपर है, यहाँ पे एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनको हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमर। और इसीलिए हाउ वी कैन डिफाइन द स्टेरियो आइसोमर? द 2 और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट इन अ स्पेस। The 2 or more compounds having the same molecular formula but different spatial arrangement, that is arrangement in a space, are called stereoisomer and the phenomenon is called stereoisomerism. तो यहाँ पे 2 टाइप का stereoisomerism है बच्चों, एक है geometrical isomerism और दूसरा है functional optical isomerism। तो सबसे पहले देखेंगे हम geometrical isomerism किसको कहते हैं। geometrical isomers में क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? देखो, एक कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये कंडीशन है बच्चों, कंडीशन टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसमें भी हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि ये जो इसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली रोटेट रहता है, और इसलिए ये ऐसा के ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कभी ये यही कंपाउंड कभी ऐसा होते जाएगा तो कभी ये घूम जाएगा, तो ये Cl नीचे चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो मतलब इसमें रोटेशन जो है वो शुरू रहता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। हमने स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूले में और अलग अलग प्रोजेक्शन फॉर्मूले में देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या करते रहता है? रोटेट करते रहता है। उसी तरह यहाँ पे भी ये बॉन्ड रोटेट नहीं होगा क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैपिंग। तो जब ये ओवरलैप मतलब एक इधर और एक इधर, एक समझो इधर गया और एक इधर गया, तो क्या होगा बच्चों? वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा।
और वो टूटना नहीं चाहता क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और इसीलिए इसका पाई बॉन्ड टूटता नहीं, और पाई बॉन्ड न टूटे इसीलिए वो रोटेट करता नहीं, और इसीलिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की वजह से वहां पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड इन अल्कीन। अल्कीन में वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है बच्चों ड्यू टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की वजह से वहां पे होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ध्यान रखेंगे। सो देयर इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये होगी एक बात, अल्कीन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहली बात। अब दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, इन अल्कीन देयर इज द विच रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहली बात होगी। दूसरी बात की तरफ चलते, बहुत बढ़िया सी बात है अभी दूसरी, क्या है दूसरी बात, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो लगे हुए, आई से दिस इज द कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 को लगे हुए दो ग्रुप कैसे है बच्चों, आपको सेम दिख रहे कि डिफरेंट दिख रहे, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट है। यहाँ पे लगे हुए देखना ऐसे कैसे है, डिफरेंट। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लगे हुए जो ग्रुप है वो भी दोनों कैसे है, डिफरेंट, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन को दोनों सेम ग्रुप लगे नहीं होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये कार्बन कार्बन है, मैं कहता हूँ इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन है और इधर CH3 है और इधर CH3 है। अब इसमें भी दो टाइप के ग्रुप है, लेकिन ऊपर भी क्लोरीन है नीचे भी, ये कार्बन को लगे हुए दोनों ग्रुप कैसे है बच्चों, सेम। अब मैं इसको घुमाऊं, ये क्लोरीन को नीचे लाऊं या ये क्लोरीन को ऊपर, कोई फर्क गिरेगा? जैसे हमने क्या किया, ये क्लोरीन को यहाँ पे इसको जैसे कि वैसे रखा और ये क्लोरीन को ऊपर लेके गए, तो क्या हो गया, चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गई, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज हो गई। यहाँ पे मैं इसको नीचे लाऊं या ऊपर ले जाऊं, कोई ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। और इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन, आपको क्वेश्चन आता है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो क्या कंडीशन है, नो टू सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स शुड अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। ये कंडीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है बच्चों, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस तो आपको पूरा गांव बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन सिस ट्रांस में नहीं पूछता, कौन सा सिस कौन सा ट्रांस ये नहीं पूछता, आपको पूछा जाता है अमंग द फॉलोइंग व्हिच डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज द कंडीशन, क्या ग्रुप्स अटैच टू एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन, अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन शुड डिफरेंट, एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। डबली बॉन्डेड कार्बन को जो एटम्स या ग्रुप अटैच्ड है वो कैसे होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट। तो ध्यान रखेंगे वंस मोर, द एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड, एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। डबली बॉन्डेड कार्बन को लगे हुए एटम्स और ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। ये है बच्चों इसकी सेकंड कंडीशन। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। क्या है, बस ये दो कंडीशन आपको मेंटेन करनी है। तो आप देखो, पहला कंडीशन तो डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। दूसरी कंडीशन, इसको लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसको लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट शो करेगा, तो ये शो करेगा। अब इसमें दो है, अब इसमें क्या है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन को लगे हुए दोनों ग्रुप जो सिमिलर ग्रुप्स है वो अगर अपोजिट साइड है, ध्यान में रखना है, एक ऊपर चेक करना है एक नीचे चेक करना है। यहाँ पे Cl का है ऊपर, यहाँ पे Cl का है नीचे, अपोजिट साइड अगर है तो सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अगर है सिमिलर ग्रुप तो हम उसको ट्रांस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको ट्रांस। कब कहेंगे ट्रांस, समझ जाएंगे। क्या, when the similar groups are present on which side, opposite side, keep in your mind, when the similar groups are present on opposite side तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांस। बट when the similar groups are present on same side of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यह है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यह है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड, तो जब सिमिलर ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तो हम उसको कहते हैं बच्चों सिस। कब कहेंगे सिस, when the similar groups are present on same side of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हम उसको कहते हैं सिस।
और जब वो अपोजिट साइड होते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रांस। तो कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अबाउट द सिस एंड ट्रांस। अब ऐसे भी कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें दो टाइप के ग्रुप नहीं होते, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 टाइप के ग्रुप होते हैं। तो उसमें आपको जो दो सिमिलर है उन्हीं को देखना है। हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में हमने देखा है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये CH3 है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा बच्चों, आप देखो इसको, ये Cl है, ये Cl है और ये कौन है बच्चों, CH3 और ये H। तो सिमिलर वाले कौन है, ये सिमिलर वाले नहीं है, लेकिन इनको देखो ही मत। किसको देखो, दो को देखो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, किसको देखो, दो को देखो। कौन दो है, ये और ये। कैसे है दोनों, सेम साइड है अपोजिट साइड है, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है बच्चों, अपोजिट साइड है। तो कौन हो गया बच्चों, ट्रांस, ठीक है। लेकिन ऐसा ही अगर हमने ड्रॉ किया, ये Cl इधर है, ये Cl इधर है और ये CH3 आ गया नीचे और ये हाइड्रोजन। किसको देखो, दो को देखो। तो ये दोनों कहाँ है, ऊपर। तो ये कौन हो गया, सिस। तो दिस इज अबाउट द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और इट इज आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें और एक टाइप का आइसोमेरिज्म EZ, वो हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आफ्टर हैविंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब हम नेक्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दो कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जस्ट टेक हियर द COOH, यहाँ पे लगा है OH, यहाँ पे लगा है H और इसको कहा है CH3। दिस इज द लैक्टिक एसिड है। या और एक एग्जांपल में कोई ले लूँ, ये लैक्टिक एसिड है बच्चों। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे CH3 है, CCl है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2CH3 है। इसका नाम है 1 2 3 4 2-क्लोरोब्यूटेन। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन और ये 2-क्लोरोब्यूटेन है। और दूसरा यहाँ पे Cl है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे फिर से इधर CH3 है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये CH2 है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो CH3 है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। एंड यू कैन सी दिस कार्बन इज अ विच कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन। एंड यहाँ पे आप देखेंगे दो स्ट्रक्चर्स को देखो, अभी तक तो कुछ तो था वहां पे हम उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते थे। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, सेम कार्बन क्लोरीन आप देख के बता सकते हैं। सेकंडली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, स्ट्रक्चर भी इवन दो सेम है, पोजीशन भी सेम है फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे भी 2 को लगा है, यहाँ पे भी 2 को लगा है, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट है ना। इधर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मदद ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कंपाउंड है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका एक्वियस सॉल्यूशन लिया। मतलब एक कंपाउंड लिया और उसको पानी में डाला। अब यह कंपाउंड को पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है दैट इज कॉल्ड इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं उसको, एक्वियस सॉल्यूशन। इस कंपाउंड को पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी अ व्हिच सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन। अब एक्वियस सॉल्यूशन में से एक लाइट पास किया। अब लाइट भी दो तरह के होते हैं, आपको पता है बच्चों, लाइट के जो पार्टिकल है ना आपके जैसे इच्छक होते हैं, एक जगह शांत नहीं बैठे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसे घूमते रहते हैं लाइट के पार्टिकल्स। तो ऐसा लाइट जिसके पार्टिकल सारे डायरेक्शन में, इधर भी घूम रहे, इधर भी घूम रहे, ऐसे भी घूम रहे, ऐसे ऑल डायरेक्शन में, ऑल प्लेन्स में जिसका लाइट, जिसके पार्टिकल घूमते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, लेकिन उसको सुधारना पड़ेगा, ऐसा बराबर नहीं सारे प्लेन में घूमता है। ठीक है, तो अब इसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। तो कौन से लाइट को ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे बच्चों, द लाइट व्हिच पार्टिकल वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन। ऐसे लाइट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। लाइट व्हिच पार्टिकल वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन, उनको कहते हैं बच्चों ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म एक स्पेशल प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। ये कनाडा बाल्सम नाम का एक सीमेंट होता है, उससे जो कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल के दो, ये समझो है कैल्साइट क्रिस्टल
कैल्साइट क्रिस्टल के दो पार्ट को ऐसे जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कनाडा बाल्सम सीमेंट, उसके मदद से उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसमें से ये ऑर्डिनरी लाइट पास किया, ये देखो इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन। इसको पास करने के बाद कैल्साइट क्रिस्टल से जो ये बना है, इस निकोल प्रिज्म में से पास करने के बाद उसके जो सारे पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। देखो सुधर गए पार्टिकल, सब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, सब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, इसीलिए उस लाइट को हम कहते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये है हमारा पीपीएल, दैट पीपीएल इज नथिंग बट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल है बच्चों, आईपीएल नहीं है, ध्यान में रखना है। तो इट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिला समझ गए? ये लाइट है जिसके पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो लाइट व्हिच पार्टिकल वाइब्रेट्स इन ओनली वन प्लेन आर कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये हो गया बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे लाइट के, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हमने जो दो कंपाउंड देखे थे, उन कंपाउंड के सॉल्यूशन में से अगर इसको हमने पास किया, तो कंपाउंड के सॉल्यूशन में से इसको पास करने के बाद ऐसा पाया जाता है, कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो प्लेन होता है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, या कोई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। जैसे ये हमारा जो भी कंपाउंड है था उसका हमने एक्वेस सॉल्यूशन लिया और इस एक्वेस सॉल्यूशन से हमने पीपीएल को पास किया। पास होने के बाद ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ बच्चों? क्लॉकवाइज। पहले 12 बजे रोटेट हुआ था, अभी 1 बजे वाइब्रेट हो रहा है ऐसा, तो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब इसका रोटेशन कौन से डायरेक्शन, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, बराबर। और कोई कोई ऐसे रहेंगे जो कहीं पे नहीं रोटेट होंगे, जैसे रोटेट कर रहा था वैसे ही रोटेट करते रहेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करने के बाद एक उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और एक ऐसे रहेंगे जो उनको कहीं पे नहीं घुमाएगा। तो जो घुमाते हैं उनको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और जो घुमाते नहीं है उनको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए द कंपाउंड हुज एक्वियस सॉल्यूशन कैन रोटेट plane of plane polarized light either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction are called as optically active compound। ध्यान में रखेंगे कौन से कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे? ऐसे कंपाउंड, कैसे? ऐसे जिनका एक्वियस सॉल्यूशन क्या कर सकता है? पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सकता है, either in a clockwise direction or in a एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसों को कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। समझ गए बच्चों किसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? और जो रोटेट ही नहीं करता उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो इस तरह 2 टाइप के कंपाउंड हो गए, वन इज द ऑप्टिकली एक्टिव, अनदर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये तो हो गई बच्चों प्रैक्टिकल मेथड। अब आप पेपर में बैठे थे और आपको पूछा गया बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो आप बोलेंगे अरे यार कैसे बताओ। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं बच्चों। ठीक है, क्या ऐसा करेंगे, मार्केट में जाएंगे, कंपाउंड लाएंगे, पानी डालेंगे, पीपीएल लाएंगे, उसमें से डालेंगे और फिर देखेंगे कि रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई तो भी एक ऐसी मेथड चाहिए थी कि जिससे हमें ऊपर देख के पता चल जाए कि यार ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। और उसी के लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बहुत सारे कंपाउंड का स्टडी किया, और बहुत सारे कंपाउंड का स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे कंपाउंड ढूंढ के निकाले जो ऑप्टिकली एक्टिव है। और वो सारे देखने के बाद उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी उनको देखने को मिली, एक नहीं 3-4 कॉमन प्रॉपर्टी देखने को मिली। और उन्होंने ये बताया कि अगर इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में ये प्रॉपर्टीज है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन है फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों? सबसे पहली कंडीशन है कि
ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर ऐसा कार्बन चाहिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच्ड है। ऐसे कार्बन को कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। तो पहली कंडीशन है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन या इसी को हम कहते हैं बच्चों कायरल कार्बन। तो प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। आप गौर से देखो बच्चों इस कार्बन को, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप। देखो इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है हाइड्रोजन और इसका नाम है इथिल। तो ये चारों के चारों ग्रुप कैसे है बच्चों, डिफरेंट। और ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए क्या है, ये कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन मतलब कौन सा कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड विच कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन, और इसको स्टार से मतलब एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों कायरल कार्बन। तो पहली कंडीशन है देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ विच कार्बन, कायरल कार्बन। सेकंड कंडीशन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड को देखो, अब ये इसकी मिरर इमेज है, ये समझो क्या है बच्चों, मिरर। तो ये मिरर है और ये मिरर है और इसकी ये मिरर इमेज है। Cl मिरर में आपने कभी मिरर में देखा होगा तो आपको पता है। तो ये Cl है, ये CH3 उधर से दिख रहा है, इधर से, ये उसकी मिरर इमेज है। मैं आपको 2 मिरर इमेज दिखा रहा हूँ, ये A है और ये उसकी मिरर इमेज है। लेकिन ये B है बच्चों और ये उसकी मिरर इमेज है। अब क्या फर्क है इनकी मिरर इमेज में, एक ही मिरर इमेज को इसको उठाया और इसके ऊपर ऐसा उठा के रखा तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा बच्चों, एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा। तो जो एग्जैक्टली ओवरलैप होता है उसको कहते हैं हम सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। देखो इसको उठाया इधर, मतलब ये एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज है। आप बोलेंगे कहाँ होता, कुछ भी बताते, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये है और ये एग्जैक्टली उसकी अभी कौन है बच्चों, मिरर इमेज, ठीक है। एग्जैक्टली उसी के जैसे देखेंगे तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ओवरलैप। लेकिन बी की मिरर इमेज ऐसी नहीं रहेंगी, बी को उठाएंगे तो इसकी जो खड़ी डंडी है वो इधर से आ जाएंगी तो वो ओवरलैप नहीं होगा। ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, लेकिन जो एग्जैक्टली ओवरलैप होती है उसको कहते हैं सुपर इम्पोजेबल, और जो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होती उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है बच्चों। ये कौन सी मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो 2 टाइप की मिरर इमेज है, एक है सुपर इम्पोजेबल और दूसरी है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसने क्या बनानी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बनानी चाहिए उसने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सेकंड कंडीशन है बच्चों शुड फॉर्म, उसने बनाने चाहिए बच्चों। कौन सी मिरर इमेज बनानी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनानी चाहिए। दिस इज द सेकंड कंडीशन टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई। चलो चेक करते हैं क्या इसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है। हाँ जी है, बिल्कुल है। उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे रखा, Cl किसके ऊपर आएगा बच्चों, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। सुपर इम्पोज होगा क्या, नहीं। जो सुपर इम्पोजेबल नहीं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज भी बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है, फर्स्ट इट शुड हैव टू फॉर्म असिमेट्रिक कार्बन, it should have to form non superimposable mirror image, और लास्ट थर्ड कंडीशन है it should not have any element of symmetry। उसके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर मैं कोई भी कंपाउंड कंसीडर करूं, ठीक है, थर्ड कंडीशन हम लिख लेते हैं पहले, इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। दिस इज द थर्ड कंडीशन, शुड नॉट हैव एनी element of symmetry, any element of symmetry, should not have any element of symmetry। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, आप देख सकते हो ये OH है, ठीक है। should not have any element of symmetry, उसके पास कोई भी element of symmetry नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है,
जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, कॉपर, और इसको 4 Cl लगे हैं। तो अब इसको अगर मैं यहाँ से अगर एक प्लेन उसके अंदर से पास करूँ तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है उसको कहते हैं इट हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसके एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसके पास क्या नहीं होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी नहीं चाहिए। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो फिर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? ये एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है जिसको उस मॉलिक्यूल में से पास किया और मॉलिक्यूल को रोटेट किया एक पर्टिकुलर एंगल से, तो वो मॉलिक्यूल के अपीयरेंस में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें से एक एक्सिस पास किया। अभी इसको मैंने ऐसे घुमाया, तो घुमाने के बाद क्या हुआ बच्चों? घुमाने के बाद ये फ्लोरीन इधर आ गया, ये फ्लोरीन उधर चला गया और ये वाला फ्लोरीन ऊपर चला गया। कुछ फर्क होगा क्या? नहीं। कितने से घुमाना पड़ेगा? 120 से। 120 से घुमाने के बाद ये जैसा के वैसा ही बन जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल जैसा के वैसा ही बन जाता है 120 से घुमाने के बाद या कोई पर्टिकुलर एंगल से घुमाने के बाद, तो हम उसको कहेंगे कि इट हैज द प्लेन ऑफ इट हैज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसको भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको भी घुमाओ 90 डिग्री से, ये सेम हो जाएगा। तो इट शुड नॉट हैव द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट शुड नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये उसके कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और भी है, लेकिन 2 तो भी कम से कम ध्यान में रखना। तो इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये सेकंड कंडीशन है बच्चों, इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ऐसे कंपाउंड जो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये चेक करना है, चलो इसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ से करेंगे? नहीं कर सकते। उसको एक्सिस ऑफ एक एक्सिस के अराउंड घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते, और इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये जोड़ी में से एक पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक कहाँ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है बच्चों, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है और एक कैसा घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, एक घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, दूसरा जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। उसके बाद जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको कहते हैं स्मॉल डी फॉर्म, और जो एंटी क्लॉकवाइज कहता है उसको कहते हैं स्मॉल एन फॉर्म। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस फॉर्म एंड इट इज आल्सो कॉल्ड माइनस फॉर्म। इसको प्लस फॉर्म कहते हैं, इसको माइनस फॉर्म कहते हैं। जो क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, उसको हम इन तीनों नाम से, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है इनको इन तीनों नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों जो ऑप्टिकली एक्टिव है उनके बारे में। उसके बाद अगर हमने 1 मोल डी का लिया, समझो मैंने 1 मोल लिया डी प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 मोल हमने लिया एल लिखा मतलब आ गया, डी लिखा तो आ गया, L2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये इक्वल मिक्सचर अगर हमने इस कंटेनर में लिया तो इसने जो क्लॉकवाइज में रोटेशन प्रोड्यूस किया, वो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन है वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल। क्लॉकवाइज के रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन कैंसल कर देगा, और कैंसल करने के वजह से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा? वो ना ही उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज,
और इसीलिए वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है इसी को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। किसको कहते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म ऑफ सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इक्विमोलर, दोनों के मोल्स कैसे है? सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये भी 2 को है, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन, लेकिन एक है D फॉर्म, एक है L फॉर्म। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म ऑफ सेम ऑप्टिकली एक्टिव compound which does not rotate PPL either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction is called racemic mixture. And keep in your mind, racemic mixture is optically inactive और उसको रिप्रेजेंट करते हैं DL और +- 2 क्लोरोब्यूटेन। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DL और इट इज ऑल्सो कॉल्ड +- 2 क्लोरोब्यूटेन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द योर टॉपिक, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, व्हाट इज डेक्स्ट्रो, व्हाट इज लिवो एंड ऑल। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जीओसी का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।